Hello, here I am Abhishek Shukla, and the topic is reality of farmer protest and way forward. As you all people would be knowing that the farmer protest is going on in Delhi, and the farm bill that passed by the government and introduced by the ordinance under Article 123. So, in this video, I will discuss the problems in this bill and also the way forward means what we can do to tackle these problems or get the solution. Okay, so now first thing is that we will see the three bills that passed. So now two farm bills has been passed by Rajya Sabha. The Farmer Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Bill 2020 and Farmers Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance and Farm Service Bill 2020. These two bills are passed, and one Essential Commodity Amendment Act is presently in the consideration of ordinance provision. So this video will be in the Hindi and English as well. So I will use Hindi and English both. So if you are from Hindi medium, then you can also use this video. So first thing is that एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट. तो इसमें क्या है कि एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट में जो प्रोविज़न ला गया है उस प्रोविज़न में ये है कि पहले क्या होता था कि जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, अगर हम एग्जांपल लें सॉल्ट हो गया और कुछ स्पेसिफिक ऑयल्स हो गए, तो उनको स्टॉक नहीं किया जा सकता था पहले. बट अभी इस लॉकडाउन में एक ऑर्डिनेंस लाया गया, तो ऑर्डिनेंस के थ्रू ये इंट्रोड्यूस किया गया. तो इसमें क्या है कि एसेंशियल कमोडिटीज़ जो हैं उनको भी क्या किया जा सकता है, उनको स्टोर किया जा सकता है. नाउ एसेंशियल कमोडिटीज़ को स्टोर केवल दो ही कंडीशन नहीं किया जा सकता था. पहला जो है वॉर की सिचुएशन है एंड सेकंड सिचुएशन इज़ ऑफ पैंडेमिक. तो अभी जैसे कोविड की पैंडेमिक चल रही है, तो अभी इसको किसी भी इसेंशियल कमोडिटी को स्टोर नहीं किया जा सकता. अब इसका इम्पैक्ट क्या है? इम्पैक्ट ये है कि मान लीजिए, देखिए, अगर कोई भी डीलर है, उसने किसी कमोडिटी को स्टॉक करके रख लिया, ठीक है, तो उसकी सप्लाई नहीं हो पाएगी, तो उसके प्राइस बढ़ जाएगी. और फिर अगर मान लीजिए उसने बाद में इकट्ठे रिलीज कर दिया, तो उसकी सप्लाई ज़्यादा होने से उसकी प्राइस कम हो जाएगी. तो ये इन्फ्लेशन वगैरह पे इम्पैक्ट डालता है. सपोज़ ये समझ लिए कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, ये एरिया डीलर है, ठीक है ना, और ये है रिटेलर. बीच में एक दो इंटरमीडिएट और आते हैं. अब कंपनी ने इसको दे दिया, ये इसका डीलर है, तो डीलर क्या करेगा? डीलर ने स्टोर कर लिया, यहाँ पे सप्लाई हो नहीं रही है, तो मान लीजिए यहाँ पे 2 ही यूनिट बची है, तो जिसके पास ज़्यादा पैसा रहेगा इसको खरीद लेगा, मतलब इसकी महंगाई जो है वो बढ़ जाएगी. नाउ द थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट if we take the reality, there is no need to introduce this bill. इस बिल को इंट्रोड्यूस करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज कोविड चल रहा था. हालांकि कोविड पेंडेमिक में आता है, तो उस पर ये स्टॉकिंग की जो लिमिट थी, वो रहेगी, लागू रहेगी. बट स्टॉक करने पे प्राइसेस बढ़ भी जाएंगी. अब गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? गवर्नमेंट ने क्या बोला है? गवर्नमेंट सेज दैट फार्मर्स कैन आल्सो स्टोर देयर ग्रेन्स आर प्रोड्यूस इफ़ दे वांट बेटर प्राइस इन फ्यूचर. तो उन्होंने कहा कि अगर गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू है कि फार्मर्स भी इसको अपने जो ग्रेन्स है, समझ लीजिए किसी ने राइस का प्रोडक्शन किया, तो उसको क्या कर सकते हैं, उसको वो लोग भी स्टोर करके रख सकते हैं. जब उनको बेटर प्राइस मिले तब वो बेच सकते हैं. बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि जो डीलर है उसके पास तो मान लीजिए वेयर हाउस है, गोडाउंस है, वहाँ पे वो उसको स्टोर करके रख सकता है. बट जो फार्मर्स हैं उनके पास तो किसी के पास रहने का घर नहीं, तो उसको स्टोर करके रखेंगे कहाँ? तो पहली प्रॉब्लम ये है. मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये बिल इंट्रोड्यूस करने का कोई मतलब नहीं था, इससे कुछ होगा नहीं, ठीक है ना. सो दैट इज़ अ थिंग. ये बेनिफिशियल नहीं है फार्मर्स के लिए. नाउ
अगर आपका कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू है आप कमेंट कर सकते हैं। नाउ सेकंड इज दैट द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020। इसमें क्या कहा गया है, द बिल अलाउ द फार्मर टू सेल देयर प्रोड्यूस आउटसाइड द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी regulated market. The APMCs are government controlled marketing yards of mandis, so the farmer clearly have more choice on who they want to sell. अब इसमें क्या होता था कि देखिए पहले क्या होता था, पहले एपीएमसी मंडीज होती थी, अभी भी होती हैं। एपीएमसी मंडीज में क्या होता है कि वहाँ पे मान लीजिए आप राइस लेके गए 10 kg, इट्स ओनली एग्जाम्पल, तो आप 10 kg लेके गए तो मान लीजिए उसकी वैल्यू 25 रुपीज़ है, ठीक है ना। तो अगर मार्केट में जो रिटेल प्राइस है, समझ लीजिए आपके जहाँ जो शॉप वाला है वहाँ पे राइस मान लीजिए है, तो राइस की जो प्राइस है वो 25 रुपीज़ में चल रही है। लेकिन अगर फार्मर उसको प्रोड्यूस करेगा तो उसको अगर एक एक जगह बैठ के बेचेगा तो उसको बहुत सारा टाइम लगेगा, 1 आध महीने लग जाएगा। तो उसका जो उसको ले जाने का उतने टाइम का जो चार्ज होगा और जहाँ पे वो लगाएगा उसका जो रेंट होगा, जहाँ पे वो रख के सेल करेगा, वो ज़्यादा हो जाता था। तो फार्मर्स के लिए एपीएमसी का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। इसमें क्या होता है कि फार्मर जाता है, तो मान लीजिए उसने 10 kg राइस प्रोड्यूस किया है, ठीक है ना। तो वो क्या करता है, एपीएमसी मंडीज़ में इंटरमीडियरीज होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि वो इकट्ठे सारी चीज़ें खरीद लेते हैं। हालांकि वो 25 रुपये में नहीं खरीदेंगे, हो सकता है वो 24 में ही खरीदें, 23 में खरीदें। लेकिन मान लीजिए रिटेल में कोई बेचता है तो उसके लिए उसको लाने ले जाने, इसको स्टोरेज करने में ख़राब भी हो सकता है और कुछ हो सकता है। तो उससे अच्छा है कि इकट्ठे बिक जाए। उसमें बिडर्स टाइप के होते हैं, मान लीजिए 50-60 जो मिडल मैन है वो हैं। तो वो क्या करेंगे, वो एक बिडिंग टाइप के कर देंगे कि मान लीजिए 10 kg राइस है, तो उस पर क्या करेंगे, कोई बोलेगा हम 23 देंगे, कोई बोलेगा 24 देंगे, कोई बोलेगा 25 देंगे। तो जिसका सबसे ज़्यादा होता है उस पर आप सेल कर सकते हैं। ये सिस्टम होता था। अभी क्या हुआ है कि आप क्या कर सकते हैं कि आप जो आपका प्रोड्यूस है वो एपीएमसी मंडी की जो रेगुलेटेड मार्केट है उसके बाहर भी बेच सकते हैं। समझ लीजिए कि आप यूपी में हैं, तो यहाँ की जो एपीएमसी मंडी है उसके अलावा भी आप चाहे तो आप बंगाल को वो क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं वहाँ से भी। और इसके लिए ऑनलाइन सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसके थ्रू आप अपने ग्रेन्स को ऑनलाइन बेच सकते हैं। तो मुझे लगता है ये फार्मर्स के लिए एक वेलकमिंग मूव है कि वो कहीं भी अपने जो राइस है उन सारी चीज़ों को, समझ लीजिए राइस है, वीट है, ये सारी चीज़ें, बार्ले है, मेज है, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इनको वो लोग बाहर भी बेच सकते हैं आउटसाइड द स्टेट, ठीक है ना। तो मुझे लगता है ये फार्मर्स के लिए ये जो बिल इंट्रोड्यूस किया गया है ये एक वेलकमिंग मूव होना चाहिए और इसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि फार्मर्स के लिए दैट इज़ द गुड थिंग। नाउ द मेन बिल ऑन विच द क्राइसिस इज गोइंग ऑन, जिस पे इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, वो है द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल 2020। इसमें क्या गया है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या होता है, सबसे पहले हमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग समझनी होगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होगा, समझ लीजिए ये विलेज है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये फार्म्स बने हुए हैं लोगों के, ठीक है। तो और ये है एक कंपनी, समझ लीजिए चिप्स बनाती है। तो अब क्या करेगी, अगर कंपनी आके इन लोगों से अलग अलग खरीदेगी तो अलग अलग लोगों से कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। लेकिन तो कंपनी क्या करती है, कंपनी आ करके इन सारे लोगों से एग्रीमेंट कर लेती है और कहती है कि कंपनी अपने प्रोडक्शन मैनेजर और इंजीनियर्स को लेके आती है और उनसे कहती है कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है रॉ मटेरियल की चिप्स बनाने के लिए वो कितने में कंप्लीट होगी ना। तो अगर बता देते हैं इतने एरिया में कंप्लीट हो जाएगी, तो कंपनी क्या करती है, इतने जो फार्मर्स हैं उनसे क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है कि हम आपकी जो पोटैटो है, समझ लीजिए चिप्स की है तो पोटैटो लगेगा, पोटैटो है वो क्या करेंगे 10 रुपीज़ पर केजी में, हम जब ये प्रोडक्शन हो जाएगा तब वो ख़रीद लेंगे, ठीक है ना। तो उस पर हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद जब ये यहाँ पे प्रोडक्शन हो जाएगा, तो प्रोडक्शन होने के बाद क्या होगा कि कंपनी आएगी और अगर मार्केट में, अगर कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 10 रुपीज़ पर केजी पे, ठीक है ना, तो अगर मार्केट प्राइस इसकी इससे कम होगी, ठीक है ना, तब भी वो 10 रुपीज़ पर केजी में ख़रीद लेगी,
ठीक है ना, मान लीजिए जिसकी मार्केट प्राइस 5 रुपये ही चल रही है, तो फार्मर्स को जब उसने जिस पे उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है उतने में वो खरीद लेगी, ठीक है। बट प्रॉब्लम अराइज होती है कि मान लीजिए 10 रुपये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है ना, और उसकी प्राइस क्या हो गई, बढ़ गई, प्राइस हो गई 20 रुपये। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट में आप 10 रुपये पे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का ड्रॉबैक क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अगर आपका जो प्रोड्यूस है उसकी प्राइस बढ़ जाती है तो क्या किया जाता है कि जितने पे आपने किया है उतने कम पे आपको बेचना पड़ेगा। इसके और भी ड्रॉबैक्स मैं आपको बताऊंगा। नाउ प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए प्रोविजन दिया गया है। अच्छा, अब मैं आपको एमएसपी के बारे में बता देता हूँ, तब आपको सियोरिटी होगी। एमएसपी क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। अगर आप सरकारी जो मंडीज़ होती हैं वहाँ पे जाके बेचेंगे तो एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस होती है। समझ लीजिए कि वीट के लिए अगर मान लीजिए 18 रुपये है, वीट के लिए मान लीजिए 18 रुपये है, तो अगर आप सरकारी मंडी में जाएंगे अपनी जो लैंड की डिटेल है वो लेकर के, तो आपका जो ग्रेन है वो आपने जो प्रोड्यूस किया है वो जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होगी उससे कम में वो नहीं बिकेगा, उससे कम में वो नहीं ले सकते हैं। एमएसपी कौन डिसाइड करता है, सीएसीपी डिसाइड करता है। लेकिन जो शुगर केन होता है, शुगर केन के लिए सीएसीपी के अलावा सीएसीपी डिसाइड नहीं करता, एक और आता है और उसको एमएसपी बोला भी नहीं जाता, उसको दूसरा कुछ बोला जाता है। तो इतने डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमें केवल जो फार्म बिल्स हैं उनके बारे में समझना है। नाउ इसमें होता क्या है, अब देखिए इसमें मान लीजिए गवर्नमेंट ने 18 डिसाइड कर दिया उसके लिए, वीट के लिए, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हैं कि आपने मान लीजिए वीट का प्रोडक्शन किया, तो आप जब जाएंगे यहाँ पे तो क्या होगा कि 18 रुपये से आपके कम लेगा नहीं, 18 रुपये से कम में वो लेगा नहीं। तो अब अगर मान लीजिए कि उसका दाम बढ़ गया, उसका दाम अगर बढ़ गया है, मान लीजिए 18 से हो गया 25 रुपये, ठीक है, मार्केट में प्राइस, तो आप क्या कर सकते हैं, आप मंडी ना जाइए, आप गवर्नमेंट मंडी में मत जाइए, और जहाँ पे 25 रुपीज़ मिल रहा है आप वहाँ पे सेल कर सकते हैं। बट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होगा कि अगर आपने मान लीजिए 18 रुपये में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अगर इसका दाम 25 होता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 18 रुपये में बेचना पड़ेगा, आप 25 में नहीं बेच सकते, ठीक है ना। तो इसीलिए अब प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए वहाँ पे प्रोविज़न दे दिया गया है, लेकिन एमएसपी के बारे में कोई बात नहीं कही गई है। अगर अब इसमें आप समझ सकते हैं कि वीट के लिए एमएसपी 18 रुपये है, तो अगर आपका दाम 25 हो जाता है उसका, ठीक है ना, अगर 25 हो जाता है तो आप क्या कर सकते हैं, आप 25 में बेच सकते हैं उसको। अगर 18 से कम भी उसकी मार्केट वैल्यू रहती है उसी किसी ग्रेन की, तो आप 18 से कम में सरकार आपसे नहीं खरीदेगी, ठीक है ना। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होगा, अगर 18 रुपये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो अगर उसकी वैल्यू कम हो जाती है तो क्या होता है कि आपको 18 मिल जाएगा, लेकिन अगर उसकी वैल्यू 25 हो जाती है तो फार्मर्स को फिर क्या होगा, नुकसान होगा, आपको कॉन्ट्रैक्ट जितना है उतना करना पड़ेगा। अब कॉन्ट्रैक्ट के लिए प्रोविजन दे दिए गए हैं फॉर्म बिल में, लेकिन जो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, उसके लिए क्या किया गया है, उसके लिए ना तो उसको हटाने का प्रोविजन दिया गया है, ना उसको कंटिन्यू करने का प्रोविजन दिया गया है। अब जो फार्मर्स हैं उनमें वही एक टाइप का सस्पेंस है कि एमएसपी को हटाया जा सकता है। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक चीज़ और है, मान लीजिए कंपनी है, 1 मिनट, सॉरी फॉर दैट, मान लीजिए है कंपनी, ठीक है ना, और ये है फार्मर, इन्होंने कर लिया कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट कर लिया मान लीजिए 10 रुपीज़ पे फार्मर से। अब क्या होगा कि फार्मर से 10 पे कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। अब समझ लीजिए कि राइस का कर लिया है, ठीक है ना, राइस का कर लिया है, ठीक है, राइस के लिए। अब मान लीजिए कहीं पे क्या होता है कि जो राइस की जो प्राइस है, मार्केट प्राइस है, दूसरी जगह पे वो हो जाती है 5 रुपये में, ठीक है ना। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है, एक कॉन्ट्रैक्ट में क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट में 10 रुपये लिखा हुआ है, लेकिन कहीं पे अगर उसको 5 रुपये मिले, कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी यहाँ पे रिफ्यूज कर देगी। वो कहेगी कि हम इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ते हैं, हम यहाँ से 5 रुपये में ख़रीद लेंगे, ठीक है ना। अब आप कहेंगे कि इसके लिए तो लीगल एक्शन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लीगल एक्शन इसके लिए कौन लेगा, लीगल एक्शन इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। एक जो एपीएमसी मंडी है वहाँ का एक अधिकारी होगा, एक ऑफिसर होगा, ठीक है ना। एक ऑफिसर डिसाइड किया हुआ है कि जितने भी डिस्प्यूट रिड्रेसल होगा उसी ऑफिसर के पास होगा। नाउ प्रॉब्लम क्या अराइज हो रही है कि एक तरफ है फार्मर, ठीक है ना। देखो एपीएमसी मंडी का जो ऑफिसर है वो क्या करेगा,
कोई भी डिस्प्यूट होगा उसका रेड्रेसल वही ऑफिसर करेगा और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। एक तरफ कंपनी है, कंपनी के पास क्या है, मनी जो है वो बहुत ज़्यादा है। एक है फार्मर जिसके पास मनी क्या, वो तो अपना बेचने के लिए जो प्रोड्यूस करता है उसके लिए परेशान है। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि मनी इतनी बड़ी पावर है क्योंकि कोई कंपनी होगी तो वो अपने हक में क्या करवा सकती है, वो अपने हक में उस अधिकारी से, उस ऑफिसर से डिसीजन करवा सकती है। ऐसा ऑलवेज होता नहीं है बट ऐसा देखा गया है। आपने भी फील किया होगा कि जो जिसके पास पैसा होता है वो कुछ भी करवा सकता है। और अगर ये कोर्ट से कुछ प्रोविज़न होता तब भी चलिए ठीक है, जज कुछ वो करते, लेकिन एपीएमसी मंडी का जो वो है तो ये एक प्रॉब्लम ये आ रही है, ठीक है ना। तो वही है कि एमएसपी के बारे में कुछ किया नहीं गया है। अब इसमें किया क्या जा सकता है, इसमें किया ये जा सकता है कि चलिए ये सेकंड वाला तो चलिए ठीक है, वेलकम मूव है, ठीक है ना। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्म, अब इसमें क्या किया जा सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए क्या किया जा सकता है कि देखिए, मुझे जो सोल्यूशन लगता है, मुझे लगता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर आए वो क्या करें कि जो गांव का मुखिया होता है, जो फर्स्ट पर्सन जो होता है गांव में, समझ लीजिए प्रधान होता है, ठीक है ना, प्रधान है, या अर्बन एरिया में मान लीजिए तो सभासद होते हैं, ठीक है ना। तो उसमें क्या है कि कंपनी आए और डायरेक्ट फार्मर से कांटेक्ट ना करके इनसे कांटेक्ट करें कि भाई आपका जो एरिया है आपके रूलिंग में उतने का जितना है, हम इतने पे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब इससे क्या होगा, इससे होगा कि इनको चाहिए वोट, ठीक है ना, इनको वोट चाहिए। अब अगर कंपनी क्या करती है कि कंपनी अगर उससे कम में उसे कहीं मिल सकता है, अगर कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ती है और इसको लेने से रिफ्यूज करती है, तो ये क्या करेगा, ये पावरफुल आदमी होता है, ये क्या करेगा, ये लीगल एक्शन लेगा जो फार्मर से कहीं ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ठीक है ना। तो कंपनी जल्दी से ऐसा ट्राई नहीं करेगी क्योंकि ये दोनों लोग बहुत पावरफुल आदमी होते हैं और अपने मनी का यूज करके उतना बुरा इम्पैक्ट नहीं डाल सकते जितना अकेले फार्मर जब जाके लड़ेगा उससे तब होगा, ठीक है ना। तो ये एक चीज़ किया जा सकता है, ठीक है। और जो ऑफिसर हैं उसके लिए मुझे लगता है कि एक ऑटोनॉमस बॉडी होनी चाहिए जो किसी के अंडर में काम न करे। एक ऑटोनॉमस बॉडी बनाई जाए जिससे जितने भी डिस्प्यूट रिड्रेसल हैं उनको किया जाना चाहिए, ठीक है ना। नाउ अब एक चीज़ और आती है, कमोडिटी अमेंडमेंट। अब स्टॉक में अभी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ। देखिए अभी आपने देखा होगा कि एक साल क्या होता है, एक साल ये होता है कि जो उसकी प्राइस है ऑनियन की, एक साल बढ़ जाती है, एक साल कम हो जाती है। अब इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, देखिए अभी जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट बोलती है कि हम एमएसपी देते हैं लेकिन उस पर हमें लॉस होता है क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है। अच्छा हाँ, एक ड्रॉबैक मैं आपको और बताता हूँ। जब आप गवर्नमेंट मंडी में जाते हैं ना, सरकारी मंडी जो होती है वहाँ पे के लिए, तो मान लीजिए आप लेके गए, ठीक है ना, तो आप मान लीजिए 10 kg पोटैटो लेके गए, ठीक है ना, पोटैटो लेके गए, ये सरकारी मंडी है। तो यहाँ पे आप जब लेके जाएंगे तो समझ लीजिए 1 रुपीज़, समझ लीजिए 5 रुपीज़ पर केजी चल रहा है इसका रेट यहाँ पे मंडी में। तो ये क्या करेगा, इसके पास आप लेके जाएंगे तो ये डायरेक्टली आपसे रिफ्यूज़ कर देता है। वो कहता है कि हमारे पास स्टॉक करने की लिमिट नहीं है, ठीक है ना, मतलब कि हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, हम इसको रख नहीं पाएंगे। दूसरी चीज़, हमारे लिए पैकेजिंग के लिए कुछ भी नहीं है। समझ लीजिए वो बोरे कट्टे में जो रखा जाता है, ये कह के रिफ्यूज कर देगा, ठीक है ना, ये कह देगा हमारे पास नहीं है। उसके लिए कोई प्रोविज़न नहीं है, आप कुछ कर नहीं पाएंगे, आप कहीं जा नहीं पाएंगे। तो इसके लिए भी गवर्नमेंट को एक चीज़ करनी चाहिए कि अगर मान लीजिए स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है तो एक स्टोरेज कैपेसिटी का एक मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए कि मान लीजिए यहाँ नहीं है तो दूसरी का हो जाए। इसके थ्रू भी जो फार्मर्स हैं उनका शोषण हो रहा है। अब ये क्या करेगा कि मान लीजिए 5 रुपये पर केजी में लेके गया, तो ये क्या करेगा, ये कह देगा हमारे पास स्टोरेज नहीं है, तो ये क्या करेगा, बेचारा जाके कहीं पे 3 रुपये में बेच देगा। तो ये क्या करेंगे, ये आ करके इसको 4 में खरीद लेंगे। अब इनको कितने का फ़ायदा हो गया, जो मंडी के अधिकारी हैं इनको कितने का फ़ायदा हो गया, इनको 1 रुपये का फ़ायदा हो गया, ठीक है ना।
अब ये बैठे बिठाए जिन्होंने कुछ काम नहीं किया है, जो ऑफिसर हैं, इनको 1 रुपये का फ्री में फ़ायदा हो रहा है, जबकि जो फार्मर है उसने प्रोडक्शन किया है उसको 5 रुपीज़ पर केजी मिलना चाहिए था, लेकिन उसको 3 रुपये ही मिला है। इसका 2 रुपये का तो लॉस हो गया, ठीक है ना। तो जो फार्मर प्रोड्यूस कर रहा है उसको 2 रुपीज़ का लॉस हो रहा है, बट जो अधिकारी बैठे हुए हैं उनको क्या हो रहा है, उनको हो रहा है फ़ायदा। आई एम नॉट सेइंग दैट कि ये ऑलवेज होता है, बट एक्सपर्ट आर ऑफ द ओपिनियन कि ऐसा देखा गया है कि ऐसा भी होता है, ठीक है ना। आई एम नॉट एलिगेटिंग एनी ऑफिसर दैट ऑल आर करप्ट, बट इट मे बी पॉसिबल। तो इसके लिए भी एक प्रोविजन होना चाहिए ना। एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ऑनियन की प्राइस एक बार हाई हो जाती है, एक बार लो हो जाती है। अब इसमें क्या होता है कि मान लीजिए महाराष्ट्र है और बिहार है, ठीक है ना, दोनों में कल्टीवेशन होता है। तो इसमें क्या कहना चाहिए कि जो इनकी इमेजिंग सैटेलाइट है उसके थ्रू उनको देना चाहिए कि भाई किस बार बारिश ज़्यादा होगी और वेदर कैसा रहेगा, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि अच्छा, अगर वेदर पता चल जाएगा तो मान लीजिए अगर पता है कि बारिश अच्छी होगी तो राइस का कल्टीवेशन ज़्यादा कर दिया जाए, ठीक है ना, हर एक जगह। और राइस का कल्टीवेशन करके उसको क्या किया जा सकता है, एक्सपोर्ट किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं ऑनियन की। मान लीजिए महाराष्ट्र में हो रही है और बिहार में हो रही है, तो ये क्या कर सकते हैं कि ये ऐसा कर सकते हैं कि मान लीजिए महाराष्ट्र है और ये बिहार है, ठीक है ना। तो ये इमेजिंग सैटेलाइट के थ्रू देखिए, अगर ऐसे सर्वे करेंगे तो पता नहीं चलेगा कहाँ पे किस चीज़ का कल्टीवेशन ज़्यादा हो रहा है। अगर इनको सैटेलाइट इमेजिंग का यूज करना चाहिए और इनको ये इंफॉर्मेशन जो फार्मर्स हैं उनको प्रोवाइड करानी चाहिए कि भैया वहाँ पे समझ लीजिए महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन हो रहा है, तो इनको बिहार में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी चाहिए और वहाँ भी महाराष्ट्र में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी चाहिए। जब ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा देंगे कि ऑनियन का कल्टीवेशन ज़्यादा हो रहा है, तो ये क्या कर सकते हैं, समझ लीजिए बांग्लादेश हमारे यहाँ से ऑनियन लेता है। बांग्लादेश में 53 to 55 रुपीज़ मिल जाते हैं, और इंडिया में जब ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता है तो ऑनियन की जो प्राइस है वो 10 से 15 रुपये में आ जाती है, और जब प्रोडक्शन नहीं होता है तो 100-120 पहुंच जाती है। ये क्या कर सकते हैं, बांग्लादेश में समझ लीजिए ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, इनको पता है कि बिहार में भी कल्टीवेशन ज़्यादा हुआ है और महाराष्ट्र में भी हुआ है, तो इसकी सप्लाई बढ़ जाएगी, तो क्या कर सकते हैं, इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक एप्लीकेशन सिस्टम भी बना सकते हैं जिसके थ्रू ऑनलाइन ट्रेडिंग हो सके ग्रेन्स की। एक ईजी यूज होना चाहिए। हालांकि ऐसे सिस्टम बनाए गए हैं, बट उसके लिए एक एजुकेटेड पर्सन की ज़रूरत है। लेकिन ईजी यूज होना चाहिए कि फार्मर्स अगर चाहें तो हिंदी या इंग्लिश में या बोल के भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम का यूज़ करना चाहिए। क्योंकि अगर बोल के पूछें कि वेदर कैसा रहेगा इस बार, या कौन सी फसल बोने का कौन सा सही टाइम है, या किस फसल का कल्टीवेशन ज़्यादा हो रहा है, तो इन सारी चीज़ों का यूज़ करना चाहिए। ये मेरी तरफ से वे फॉरवर्ड था कि इन चीज़ों का यूज करना चाहिए, ठीक है ना। अब मेन वही था कि एमएसपी के लिए और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और एमएसपी में जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को एक वैलिडेशन, लीगल वैलिडेशन दी गई है, और एमएसपी के लिए कोई प्रोविज़न नहीं लाया गया है, ठीक है ना, तो उसके लिए है। तो अगर आप चाहें तो कुछ सजेशन अगर आप चाहें तो आप दे सकते हैं। दिस इज़ फ्रॉम माई साइड। थैंक यू, हैव अ गुड डे।